पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी और मोमेंटम हमने इसके पहले भी कहा था, कुछ चीजें यूनिवर्स में कांस्टेंट है, वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस उनका फॉर्म बदल जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग बाद में हम लोग पे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया था। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के मूवमेंट की वजह से, जब वो काइनेटिक पोजीशन में होता है, जैसे काइनेटिक होंडा है या कुछ भी चीज है, जो चीज मूव करती है उससे रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? किसी भी चीज, जो भी चीज मूव कर रही है वो हाफ एम स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी पर्टिकुलर पोजीशन में रहने की वजह से जो एनर्जी आ जाती है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसमें कोई काम नहीं हुआ है, बस आप जो भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन है। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पर है, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो अगर एक पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दो दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में फर्क होगा। ऊपर वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और नीचे वाले की पोटेंशियल एनर्जी कम है। ठीक? वो कितनी है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ ली कि सिर्फ पर्टिकुलर पोजीशन में होने की वजह से जो उसके अंदर जो पूरी क्षमता आ जाती है काम करने की, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म अंबानी के घर में हो गया, जिनकी अभी 5,000 करोड़ की शादी हुई है। उनकी पूरी क्वालिफिकेशन ये है एक पर्टिकुलर पोजीशन को एंजॉय करना, क्योंकि वहां पर है इसलिए उनकी 5,000 करोड़ की शादी हो गई। एक ऐसे देश में जहां पर 80 करोड़ लोगों को खाना गवर्नमेंट की वजह से मिल रहा है। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि पर्टिकुलर पोजीशन में होने की वजह से जो एनर्जी आप लोगों को जो मिल जाती है, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल ये लिया हुआ है रेसनिक से ही, ये यहीं से स्टार्ट है, रेसनिक हेरिडे, और पूरा पूरा यहीं पर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग चैप्टर यहीं से हो रहा है। वन टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विच अट्रैक्ट वन अदर वाया द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फिर अभी देखिए, इन्होंने भी 1996 ओलंपिक का एक उदाहरण लिया है। ओलंपिक एक ऐसी चीज है जो हम लोग क्या हर जो विश्व में हर 4 साल बाद आती है, और हर 4 साल बाद सारा इंडियन रोता है कि हमको मेडल क्यों नहीं मिलता। मेडल हम लोग को इसलिए नहीं मिलता है कि हमारे यहाँ जोर दूसरी चीजों पे है। चाइना में लगभग 2 लाख स्टेडियम है। क्या हुआ? कोर्स की बात करें बेटा, कोसी, ये भी कोसी ही है चाइना में। और आप लोग की उम्र ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने की है, जो आप लोग बैठ करके यहाँ पे भी जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जो आप लोग जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसी टाइम पे काफी लोग आपकी उम्र में वो इंटरनेशनल स्टार हो जाते हैं। ठीक? क्योंकि हमारे यहाँ खेलों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। बाकी सरकारी नौकरी ही हम लोग क्या सब कुछ मानी जाती है कि आपका आईएएस में हुआ कि नहीं हुआ। एमबीए तक की आपने आईआईटी एमबीए कर लिया तो भी उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि शायद करप्शन भी अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है। लगभग ये बात सबको मालूम है कि कौन वीसी कैसे बनता है, या जो भी पोस्ट है, सारी चीजें लगभग क्लियर है। आइए हम लोग पॉलिटिक्स में ना जाए तो बेहतर है। 1990 में था, वो वेट लिफ्टिंग वाला था। तो वेट लिफ्टिंग में जब उन्होंने वेट ऊपर उठा लिया, तो उसका लिए क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उन्होंने जो वर्क डन किया पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। इसके पहले हम लोगों ने कहा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन। अब की बार निगेटिव हो रहा।
निगेटिव कैसे हो रहा है? आपको हमें मालूम है कि अगर चीज अगर ऊपर से गिरेगी तो ज्यादा जोर से गिरेगी, नीचे से गिरेगी तो कम जोर से गिरेगी। ऊपर वाले के पास एनर्जी ज्यादा है और नीचे एनर्जी कम है। ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और चीज जा रही है ऊपर की तरफ, तो वर्क डन तो आपका निगेटिव हो गया। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज निगेटिव। फोर्स इधर लग रहा है, चीज और मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये निगेटिव हो जाता। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, change in the work done is equal to minus W, work done by the force, जिस फोर्स पे हम लोग चल रहे हैं। पर्टिकुलर पोजीशन पे होने का मतलब है इसमें दो तरह के फोर्सेस पे हम लोग देखेंगे। वो तो चलिए हल्का सा आप लोग शादी की बात कर लिया था आप लोग से अपने, लेकिन वास्तव में तो हम लोग दो तरह के फोर्सेस पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं कि एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है जो ये दूसरा है जो स्प्रिंग वाली फोर्स हो। ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग को मालूम है जो ग्रेविटी की वजह से लगती है, और दूसरा जो स्प्रिंग वाली फोर्स होती है। आप जितना खींचेंगे स्प्रिंग को उतना ही स्प्रिंग अपनी वापस पोजीशन में जाने की कोशिश करेगी। वो वाला फोर्स भी वेरिएबल फोर्स होता है, वो भी F बराबर माइनस के एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। ये इलास्टिक फोर्स, यस। जो स्प्रिंग वाला फोर्स है वो इलास्टिक फोर्स है, और ये दोनों फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ये देखिए फर्दर, ये जो ना होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि जो पूरी चीज है वो किस पाथ से आए हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, आपका पेपर आउट हुआ उसकी वजह से हुआ, या आपके घर में पैसे ज्यादा तो उसकी वजह से हुआ, या पर्टिकुलर आप या मेहनत करके आप आगे, मतलब किसी भी वजह से मेडिकल कॉलेज में आप आ गए तो आ गए। तो वो ये दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वो तो हम लोग का इंडिया स्पेशल है। और ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस जगह से इस जगह पे आ गए हैं हम, चाहे यहाँ से घूमते हुए हम आए या हम ऐसे ऐसे होते हुए आए, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। पाथ टेकन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां भी पाथ टेकन से फर्क पड़ता है उस फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स नहीं कहते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग को एग्जाम्पल कैसे कहाँ पे मिलते हैं? ये एग्जाम्पल मिलते हैं हम लोग को हीट में। हीट में जब आप कार्नोट इंजन पढ़ते हैं तो वहां पे हमको इस तरह के थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। अभी लगभग 1-1.5 महीना हम लोग को वहां तक पहुंचने में लग जाएगा, बीच में काफी चीजें बाकी है। तो वहां तक पहुंचने के लिए थर्मोडायनेमिक्स तक हम लोग जब जाएंगे तो वहां पे हम लोग कार्नोट इंजन पे जाएंगे, और पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसी के ऊपर बेस है, सारी मशीनें इसी के ऊपर बेस है। जो पाथ हम चूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप भैया पढ़ के गए हैं, मेहनत करके गए हैं, अपने आप पढ़े थे, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपको पेपर आउट हो गया था, आपने घूस दे दिया था, कुछ किया था, आप उसकी वजह से गए हैं, तो वहां जाके आप फेल होंगे। मान लिया वहां भी पास हो गए तो जिंदगी में फेल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ, हाँ, अब आप का भाग है, आप यूपी और में ही अगर आपको प्रैक्टिस करनी है डॉक्टर बनने के बाद, फिर तो आप जितना गलत उतना अच्छा। हम लोग अयोध्या में है, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो अपना ट्रीटमेंट लोग मुंबई से करा रहे हैं, प्लेन से जाते हैं, प्लेन से आते हैं, होटल में रुकते हैं, और वो कहते हैं कि ये इकोनॉमिकल पड़ता है। इतना डिफरेंस हो गया है पूर्वांचल के मेडिकल ट्रीटमेंट में और मुंबई के मेडिकल ट्रीटमेंट। चलिए आइए, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस माने हम लोग को बताया कि जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो कि पाथ डिपेंडेंट होते हैं।
वर्क और जो भी पोटेंशियल एनर्जी में जो भी डिफरेंस हो रहा है वो वर्क डन की वजह से हो रहा है। The net work done by a conservative force on a particle moving around every closed path is zero। जब सारा वर्क डन पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो घूम करके आप एक पोजीशन से वापस उसी पोजीशन पे आ गए तो नेटवर्क इज जीरो, क्योंकि आपकी पोजीशन तो बदली ही नहीं। The work done by a conservative force on a particle moving between 2 points does not depend on the path taken by the particle। इसके बारे में आप लोग से बातचीत कर लिया। For example, suppose that a particle moves from a point A to a point B, फिगर 8.41a, फिगर नहीं इसमें दिया है, along either path 1 or path 2 if only a conservative force acts on the particle, then the work done on the particle is the same along the two paths। In symbol we can write this result as WAB1 is equal to WAB2। किसी भी पास से जा रहे हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप यहां से यहां तक आना तो आप चाहे ऐसे आए हैं चाहे आप ऐसे पूरा घूम के आए हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। बस इसकी और इसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। When the subscript AB indicates। नेक्स्ट है डिटरमिनिंग पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज। फिर अब ये इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग को मालूम था कि वर्क डन कितना होता था, एफ एक्स डी एक्स। ठीक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल के बीच, दिस वाज वर्क डन। और पोटेंशियल एनर्जी जो है, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू विल बी negative of the work done या negative of the fx dx, x इनिशियल से x फाइनल तक। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, एक जनरल रिलेशन है। इक्वेशन दिस वर्क डन बाय द फोर्स, W बराबर ये तो डेल्टा एनर्जी ये हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हम लोगों की है, पहले हम लोग वर्क डन निकाल ले। वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हम लोग का है एफ डी एक्स। चीज आ रही है नीचे, तो नीचे चीज आ रही है, नहीं चीज हम लोग की यहां से हम लोग लेकर के यहां हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। ये हम लोग की इनिशियल पोजीशन है, ये हम लोग की फाइनल पोजीशन है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। क्या हुआ, क्या क्या तो बताओ, ये कुछ कोई दिक्कत सत्येंदु है? तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे की तरफ नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg लग रहा है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हम लोग जा रहे हैं, और इसमें जो वर्क डन हो रहा है वो हम लोग का कितना हो रहा है, क्योंकि अगर इसको हम लोग ने अगर पॉजिटिव माना है तो ये निगेटिव हो गया, अगर इसको पॉजिटिव माना है तो ये निगेटिव हो गया। हम लोग किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हैं, किसी को भी निगेटिव मान सकते हैं, ये हम लोग की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग ने इसको हम लोग ने पॉजिटिव मान लिया और ये डायरेक्शन हम लोग का नेगेटिव हो गया, तो फोर्स हो गया माइनस mg इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारी चीजें फिक्स है, ये x आ जाएगा I टू f, तो माइनस mg f माइनस आई, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो मतलब माइनस mg डेल्टा x। ये डेल्टा x बराबर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, डेल्टा x। ठीक, ये हम लोग आया W बराबर माइनस mg डेल्टा x। लेकिन हम लोग को मालूम है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू कितना होगा, अस्तित्व चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन है,
डेल्टा यू इजकल टू माइनस डब्ल्यू। नहीं, जो आपको पता है, जब पूछा था तो नहीं बताया आपने। डेल्टा यू इजकल टू माइनस डब्ल्यू, तो माइनस डब्ल्यू हम लोगों ने ये निकाला है अभी, तो कितना हो गया ये? हाँ, हाँ, ये हो गया प्लस एम जी डेल्टा एक्स। माइनस माइनस, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस ऑफ माइनस एम जी डेल्टा एक्स इजकल टू एम जी डेल्टा एक्स, मतलब ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम है। अब ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग को मालूम है कि जो फोर्स होता है स्प्रिंग में, ये वेरिएबल फोर्स होता है। हम जितना ज्यादा खींचते जाएंगे फोर्स, उतना ज्यादा लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स, वापस उचित पोजीशन पे आने वाला फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स भी यह फिक्स नहीं है, फोर्स भी वेरिएबल है। हर पॉइंट पर फोर्स अलग अलग है। अब हमने जैसे मान ली ये स्प्रिंग है, हमने हमने स्प्रिंग को इस तरफ खींचा है तो फोर्स इधर लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स वापस लगा रही है इस तरफ। ठीक? और हम खींच रहे हैं इस तरफ, फिर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। या अगर हम दबा रहे हैं, अगर हम दबा रहे हैं, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, मीन पोजीशन है, नॉर्मल, तो यहां से हम यहां तक हमने इसको दबा दिया हमने, तो अब की बार फोर्स हमारा इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फिर दोनों उल्टी डायरेक्शन में। सॉरी। डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ वर्क डन, डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितना है? एफ इंटू डी एक्स। एफ कितना है? माइनस के एक्स। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। हर जगह पर फोर्स अलग अलग लग रहा है, और ये है डी एक्स। ये इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक है, या एक्स, एक्स आई से लेकर के एक्स एफ कर लीजिए। एक्स हम लोगों का डिस्टेंस दिखा रहा है। अब ये कितना हो गया? माइनस माइनस बाहर आके के बाहर आ गया। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। ये हमने आप लोगों को कई बार बताया है, खास करके जो लोग 11th में है या जो लोग नीट का एग्जाम दे रहे हैं। इंटर मैथ्स वालों को तो मालूम है इंटीग्रेशन करना, फिर से बता देते हैं। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। और अगर ए से बी तक जाना है तो पहले हम लोग बी की वैल्यू रखते हैं ए की जगह पे, तो ये हम लोग का हो जाता है बी टू द पावर, बी टू द बी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। यहां पर जो हम लोग की पावर है वो एक्स की पावर वन है, इसलिए वन प्लस वन टू हुआ, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, और यहां भी एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया। तो ठीक ऐसे ही हम लोग जो है, ये हम लोग का आ गया, तो हम लोग का क्या आ गया? हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, यही वाली चीज। अब हम लोग अपनी सुविधा के लिए कुछ जगहों को हम लोग अपने हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि जब स्टेबल है तो हम लोग उसको जीरो मान लेंगे, तो इनिशियल पोजीशन पे यहां पे हम लोग का ये जीरो हो गया। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने होंगे तो उस टाइम पे हम लोग इस चीज को दोबारा हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग अपनी सुविधा के लिए इन्फिनिटी पे हम लोग जीरो मान लेते हैं।
इसलिए बाकी सारी एनर्जी हम लोग के निगेटिव में होकर छुद हो जाती है। सबसे ज्यादा मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग का अर्थ के पास रहेगा, लेकिन वो निगेटिव इसलिए वो सबसे कम हो जाएगा। और जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो पॉजिटिव होता चला जाएगा, पॉजिटिव नहीं होता जाएगा, वो मतलब कम निगेटिव होता जाएगा और धीरे धीरे होकर इन्फिनिटी पे पहुंच करके जीरो हो जाएगा। दो सवाल दिए हुए, ये चेक पॉइंट 1 चेक पॉइंट 2 ये रेस्ट्रिक्ट में दिया रहता है। और और नियम ये है, जिन जो लोग पढ़ रहे हैं, और इसीलिए चेक पॉइंट दिया रहता है, जिससे चेक पॉइंट ना हो पाए उसको वापस पढ़ना पड़ता है। अगर चेक पॉइंट आपने पढ़ा और चेक पॉइंट बीच में आया और आपसे गलत हुआ, तो इसका मतलब है कि आपको समझ में नहीं आया है और आप दोबारा पढ़ लीजिए। ऐसे ही एनसीईआरटी में भी दिया रहता है, बीच 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 में कुछ सवाल देते हैं जो इन टेक्स्ट पूछते हैं, लेकिन उसमें यह नहीं है कि अगर ना आए तो दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन दोबारा पढ़ लेना चाहिए। एक ए से बी तक आ रहे हैं। द फिगर शोज 3 पाथ्स कनेक्टिंग पॉइंट ए एंड बी। A single force F does the indicated work on a particle moving along each path in the indicated position. On the basis of this information, is force F conservative? क्या फोर्स F कंजर्वेटिव है? ए से बी तक आ रहे हैं। देखिए ए से बी तक हम लोग यहां से यहां तक आ रहे हैं, 60 जूल लग रहा है। फिर ये ए से बी तक जब आ रहे हैं तो अब हम लोग इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, यहां भी 60 जूल लग रहा है। ये तो नहीं हो सकता, एक बार प्लस होना चाहिए था, एक बार माइनस होना चाहिए था। अच्छा, पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ए से लेके यहां तक हम जब आ रहे हैं बी पे इस रास्ते से, तो ये -60 जूल है। तो कायदे से जो ये वाला है इसको इसको 60 जूल होना चाहिए था, और जो ये वाला है इसको -60 जूल होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तब फोर्स कंजर्वेटिव होता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसलिए ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्लियर स्टिल? कोई दिक्कत तो नहीं? दूसरा वाला सवाल एक अच्छा सवाल। A particle is to move along the x-axis from x बराबर 0 to x बराबर x1, while a conservative force directed along the x-axis acts on the particle. The figure shows 3 situations in which the s component of that force varies with x. The force has the same maximum magnitude F1 in all 3 situations. Rank the situations according to change in the associated potential energy during the particle's motion, most positive first. ठीक, यहां पे कितना वर्क डन होगा? हाँ बोले। हाँ, केस 1 में वर्क डन क्या होता है? अब इसका इतने दिनों से इतने हम लोग कई लेक्चर अब तो हो चुके हैं। वर्क डन क्या होता है? हाँ, वर्क डन कुछ गलत पूछ लिया हमने। हाँ, किस रेफरेंस में? हर रेफरेंस में वर्क डन अलग 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 हो जाएगा। सही। इस केस में यहां पर अभी की बात करेंगे ना। हाँ, इस ग्राफ में वर्क डन कितना है? वर्क डन कितना है? 1, इस मतलब 1 में। हाँ, दिखाई नहीं पड़ रहा वहां से? हाँ, वर्क डन कितना है इसमें बेटा? हाफ F1 इंटू एक्स। ये एरिया ही तो वर्क डन होगी ना। हम लोग इंटीग्रेशन करते थे एफ डॉट डी एस। ये क्या है? ये एरिया ही निकालना तो है। और ये वाला फोर्स जो है वो फोर्स लगातार वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे अलग अलग है। मैक्सिमम इतना है। यहाँ पे कितना वर्क डननेस है? यहाँ पे -12 F(x1) है। यहाँ पे कितना है? F1(x1). तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहां पे है? एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल के मोशन में सबसे ज्यादा किस केस में है? 1 में है, 2 में है कि 3 में है? गलत।
3 में है। अरे आपने किस सवाल का आंसर दिया था? आपने 2 क्या सोच के बोला था? हाँ, कुछ भी बोल दिया है। हाँ, आप तो बेटा, हमें लगता है कि आपको मंत्री बना देना चाहिए। हाँ, बहुत सारे मंत्री के आप बनने लायक हो गए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर बन सकते हैं, खेल मंत्री बन सकते हैं, संसदीय मंत्री बन सकते हैं। इन तीनों में मनमानापन करना होता है, कुछ नहीं करना होता। तो आप तो इतना एलिजिबल हो। क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसमें है, तो इसमें है। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, सबसे ज्यादा इसमें है। फिर 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 फर्स्ट में भाई -12 F1 x1 और -F1 x1 में कौन बड़ा है? हाँ, यही बड़ा है ना। अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो F1 x1 यहाँ आएगा, -12 x1 यहाँ आएगा जी, ये 0 0 है बेटा। अब हाँ हाँ कर रहे हैं, जब पूछने पे सारे सवाल गलत बताते हो। ये आज इतना ही है, आप लोग को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी। अगली बार हम आप लोगों को इसको कॉन्क्लूड कर देंगे। एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कल तक आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। 1 या 2 दिन का मैक्सिमम हम टाइम देंगे पूरा पढ़ने के लिए। आप लोग को चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे। याद रखिएगा, ये दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके सवाल अक्सर गलत होते रहते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। ओके, टेक केयर, गुड लक।